Hello friend, welcome to my YouTube channel Storita Classes. So I am back again with some more banking and financial term. Okay, तो इससे पहले वाले वीडियोस में भी हमने कुछ टर्म डिस्कस किए थे, तो आज हम कुछ और टर्म डिस्कस करेंगे. सो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप मेरे वीडियोस देख सकें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है मेरे वीडियोस के वो टाइमली आपको मिल सके. ओके, सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम. तो देखते हैं हमारा पहला टर्म क्या है. तो हमारा पहला टर्म है मिनिमम रिजर्व सिस्टम. ओके, तो इसको बात करने से पहले एक क्वेश्चन है, ज़रा बताइए मुझे कि जो ये बैंक जो नोट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं करेंसी नोट्स, वो कौन इशू करता है. आई थिंक सब बहुत से लोग हैं जिनकी माइंड में आया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, बट नो, जो बैंक नोट्स हैं वो आरबीआई इशू करती है. ओके, तो जब ये नोट्स इशू करती है उसके लिए एक सिस्टम फॉलो करती है जिसको कहते हैं हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम. ओके, सो कहते हैं कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम इज द सिस्टम फॉलोड बाय आरबीआई टू इशू करेंसी नोट्स. ओके, करेंसी नोट्स इशू करने के लिए जो सिस्टम फॉलो करती है आरबीआई उसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम. एंड अंडर दिस सिस्टम इसमें क्या होता है कि उसको कुछ मिनिमम बैंक जो आरबीआई है उसको एक मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, ये इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है बट इट इज़ अ टोकन ऑफ कॉन्फिडेंस. मीन्स ये होता है कि जो पब्लिक है, इंडियन पब्लिक है, उसका कॉन्फिडेंस बना रहे इंडियन करेंसी सिस्टम पे ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए, इन केस वैसे आनी नहीं चाहिए, तो पब्लिक को कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ हमारे बैंक के पास इतना मनी है कि वो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रिसेशन है कह सकते हैं, वो हैंडल कर लेंगी. ओके, सो नेक्स्ट है कि जो ये सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था. ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड भी पूछ लेते हैं कि ये सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था, कि कब इंट्रोड्यूस हुआ था. तो दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1956. ठीक है, एंड इससे पहले मिनिमम रिजर्व सिस्टम से पहले जो आरबीआई फॉलो करता था करेंसी नोट्स इशू करने के लिए वो था हमारा प्रपोर्शनल रिजर्व सिस्टम. ठीक, अच्छा, अब इसमें क्या होता है प्रपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में क्या होता है. देखो, मिनिमम रिजर्व सिस्टम में तो आरबीआई ने एक मिनिमम अमाउंट बता दिया था कि इतना मिनिमम रिजर्व हमें रखना है, बट प्रपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में ऐसा कोई अमाउंट फिक्स नहीं था. वो वेरी कर सकता था, बट उसमें प्रपोर्शन बता दिया था कि उनको 40% गोल्ड रखना था और रिमेनिंग जो 60% था वो ₹1 के कॉइन और फॉरेन एक्सचेंज का रखना था. तो ये अमाउंट कोई लिमिटेड अमाउंट नहीं था, ये वेरी कर सकता था, बट प्रपोर्शन था कि हाँ जो भी अमाउंट होगा, सपोज़ 100 करोड़ है तो उसमें 40% गोल्ड होगा और जो रिमेनिंग 60% है वो हमारा ₹1 के कॉइन होंगे एंड फॉरेन एक्सचेंज होगा. ठीक, तो बट 1956 में ये सिस्टम ख़त्म कर दिया था और इसकी जगह मिनिमम रिजर्व सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था. और जो नेक्स्ट है कि मिनिमम अमाउंट कितना रखते हैं भी आरबीआई, कितना मिनिमम अमाउंट है जो इस सिस्टम में रखते हैं. तो ये मिनिमम अमाउंट है हमारा 200 करोड़. ओके, 200 करोड़ उनको मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है और उसके बाद ही वो करेंसी नोट इशू करते हैं मार्केट में. ठीक है, और इस 200 करोड़ में भी 115 करोड़ जो होता है वो गोल्ड कॉइन होते हैं, गोल्ड बुलियन होते हैं, और जो रिमेनिंग हो गया वो फॉरेन एक्सचेंज हो गया. फॉरेन एक्सचेंज में भी यूएस डॉलर में हमारे यूएस डॉलर रहते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम. अब देखते हैं हम नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा. तो नेक्स्ट टर्म है हमारा NEFT. ओके, तो NEFT तो जनरली सभी को पता होगा जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं, और फिर भी बताती हूँ मैं कि NEFT क्या है. तो NEFT इज़ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. ठीक है, मीन्स इसमें क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन अपना फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट. अगर हमें किसी भी अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो हमें ये झंझट नहीं करना होगा कि भाई बैंक में जाओ, वहाँ पे ये फॉर्म फिल करो, वो फॉर्म फिल करो.
नहीं, सीधे हम घर में बैठ के लैपटॉप से, कंप्यूटर से अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी एंड सेफ मीन्स है हमारा फ़ंड ट्रांसफ़र का। और आजकल की जो सिचुएशन है, जो पैंडमिक चल रहा है, उसके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कह सकते हैं हम, और बहुत ही कन्वीनियंस है। तो अब ये देखते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी। तो ये स्टार्ट हुआ था हमारा नवंबर 2005 में ये स्टार्ट हुआ था। ओके, एंड फिर ये अब नेक्स्ट है कि भाई कौन ये इसको इस्टेब्लिश किसने किया और कौन मेंटेन करता है। तो ये सेटअप वाज इस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन बाय इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो भी सेटअप है उसको इस्टेब्लिश भी किया था डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी ने, और उसको मेंटेन भी वही करता है। ओके, तो NEFT में मीन्स इसमें ना कुछ बैचेस होते हैं, बैचेस बना दिए जाते हैं, बैचेस में आपका फ़ंड ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो ये NEFT था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है। नेक्स्ट है हमारा RTGS। ओके, तो RTGS भी एक ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट है, फ़ंड ट्रांसफ़र है। इसका पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ओके, RTGS इज़ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो अब रियल टाइम का क्या मीनिंग होता है यहाँ पे? रियल टाइम का मीनिंग होता है हमारा मीन्स द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द टाइम दे आर रिसीव्ड। मतलब इसमें क्या होता है, देखो पहले NEFT में क्या होता था। NEFT में जैसे हमें अगर फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो उसमें जब हमने ट्रांजेक्शन रिसीव हुई, जब हमारी ट्रांजेक्शन रिसीव हुई उस टाइम पे हमारा फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं होता था। सर्टेन टाइम अलॉट कर दिया जाता था कि आपका इस टाइम पे हमारा ट्रांजेक्शन होगा। बट RTGS में ऐसा नहीं है। इसमें जब भी हमारी ट्रांजेक्शन रिसीव हुई तभी हमारी ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसी टाइम पे हमारी स्टार्ट हो जाती है रियल टाइम पे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस सेटलमेंट का क्या मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है दैट द सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन अकर्स इंडिविजुअली। मीन्स एक साथ हमारा जो फ़ंड का ट्रांसफ़र है वो एक साथ हो जाता है, ना कि NEFT की तरह। NEFT में क्या होता था, वो बैचेस में होता था कि इतना अमाउंट इतने में हो गया, इतना अमाउंट इतने में हो गया। बट ग्रॉस सेटलमेंट में हमारा पूरा इंडिविजुअली एक साथ हमारा ट्रांजेक्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा IMPS। इट इज़ अगेन ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र मोड। ये भी एक ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र मोड है। बट क्या है इसका डिफरेंस, क्या है बाद में देखेंगे, पहले इसका देखते हैं फुल फॉर्म क्या है। ओके, तो इसका फुल फॉर्म होता है हमारा इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। ठीक, अब ये देखते हैं कि क्या है ये। इट इज़ एन इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सर्विस थ्रू मोबाइल फ़ोन। ओके, मीन्स ये और ईजी हो गया भाई। पहले तो हमें लैपटॉप और कंप्यूटर से करना पड़ता था, अब ये तो हम अपने मोबाइल से कर सकते हैं अपना फ़ंड ट्रांसफ़र। तो कहीं से भी अगर हम सपोज़ हम कहीं जा रहे हो, अपने कार से कहीं जा रहे हो, कार से बैठे बैठे हम अपना फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस में, रेलवेज़ में, कहीं भी। मोबाइल तो एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह हम यूज़ करते हैं, तो हम कहीं से भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट है कि भाई कौन मैनेज करता है। तो ये इट इज़ मैनेज्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सॉरी, तो ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो उसको मैनेज करती है। जो भी प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो उसको देखती है। ओके, अभी नेक्स्ट है कि ये स्टार्ट कब हुआ था। तो ये इट वाज स्टार्टेड इन 2010। ठीक है, एंड विद 4 मेंबर्स बैंक्स SBI, BOI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड ICICI बैंक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ाम में कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि IMPS जो कब स्टार्ट हुआ था और किन बैंक के साथ स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये 2010 में स्टार्ट हुआ था और इसकी 4 मेंबर बैंक थे हमारे SBI, BOI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड ICICI बैंक। ठीक है, तो अभी तो और इंक्लूड कर लिए हैं
बैंकों को इंक्लूड कर दिया है, बट जब स्टार्टिंग हुई थी तो ये 4 बैंकिंग के साथ ही स्टार्ट हुआ था। ठीक। एंड नेक्स्ट है कि भाई क्या मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट है। तो इसकी जो मिनिमम लिमिट है हमारी वो 1 रुपीज़ है, एंड जो मैक्सिमम अमाउंट है जो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो 2 लाख रुपीज़ है। ठीक है, तो ये था हमारा IMPS। अब हम देखते हैं कि भाई नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट टर्म है हमारा कोर बैंकिंग सोल्यूशन। तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या होता है? तो पहले देखते हैं कोर भी एक एब्रीविएशन है जिसका फुल फॉर्म है हमारा सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। ठीक, तो इसमें क्या होता है देखो, it is a centralized system which allows its customer to operate their account and avail banking services from any branch of the bank regardless of where he maintain his account। okay, इसमें क्या होता है देखो, इसमें ये बैंक्स ने अपने कस्टमर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि वो कहीं भी अपना अकाउंट ओपन करें। लेकिन अगर उनको अब जो भी अपने अकाउंट से रिलेटेड जो भी क्वेरी करनी है, या फिर डिपॉजिट करना है, या फिर क्रेडिट करना है कैश को, वो ऐसे कोई ज़रूर नेसेसरी नहीं है कि जहाँ पे आपने अपना अकाउंट ओपन किया है, जिस ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन किया है वहीं से करें। यू कैन ऑपरेट योर अकाउंट एनीवेयर, जहाँ भी आप हैं वहाँ पे अगर उस बैंक की ब्रांच है तो आप अपना अकाउंट को उस ब्रांच में जाके ऑपरेट कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपने दिल्ली में अपनी अकाउंट खुलवाया है, ओपन करवाया है, और अभी आप चेन्नई में हैं, तो आप चेन्नई में अगर उस बैंक की ब्रांच होगी वहाँ पे जाके आप जो भी अकाउंट से रिलेटेड बैंक है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। अभी हम कुछ और टर्म डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिएगा, तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय।